हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का DSSB में जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है या फिर जो आप लोग का उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, दोनों के लिए ही मैं आप लोग के लिए सीरीज लेकर के आ रही हूँ। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आजकल जिस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के मैं आ रही हूँ, तो इस सीरीज को जरूर से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, रोकड़ प्रभाव विवरण आधारित होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है कैश फ्लो से। ये आपसे ये पूछ रहा है कि किस जो अकाउंटिंग आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि किस पर बेस्ड होता है। तो सिंपल सी बात है, कैश फ्लो या उन्हीं चीजों को शामिल किया जाता है जो ऑलरेडी कैश में आपको या तो रिसीव हो चुकी है या आप पेमेंट कर चुके हैं। वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। अक्रूअल बेसिस में क्या रहता है, ये उपार्जित में होता है कि जैसे आपने सेल कर भी दी, आपने सेल कर दी है लेकिन उसका अमाउंट आपको अभी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन सेल हो चुकी है। जो कस्टमर था उसको रिसीव हो चुका है, कस्टमर को वो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीजें आपने सेल करी, गुड्स हैं, वो रिसीव हो गए हैं, तो वहां पर हम उसको शामिल कर लेते हैं। ये आपका अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाइंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना का नेट परिचालन आय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, गॉर्डन के, डूरेंट के, हडसन के या फिर वाल्टर के। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी ढांचा क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर इसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है। इसमें आपके शेयर्स आ जाते हैं, जो शेयर पूंजी होती है, इसमें आपकी इक्विटी भी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाती है कि कितनी इक्विटी है और कितनी प्रेफरेंस है। और साथ में क्या हो जाते हैं, डिवेंचर्स आ जाते हैं कि कितना डिवेंचर लिया गया है। तो उसको मिला करके इन तीनों को क्या हो जाता है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होता है कि कितनी आप जो है स्वामी पूंजी इक्विटी पर डिपेंड कर रहे हैं, कितनी आप जो है डेट कैपिटल ले रहे हैं। तो उसी को मिला करके एक जो कंप्लीट कैपिटल तैयार की जाती है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो उसकी भी कई एक थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग। तो यहाँ पर जो नेट ऑपरेटिंग इनकम की थ्योरी दी गई है वो किसने दी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये किसने दी है, जो डेविड डूरेंट थे, ये उनके द्वारा दिया गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है, इसमें इफेक्ट की मेनली बात की जाती है कि क्या इफेक्ट पड़ता है उसका कंपनी या फर्म के जो ऋण होते हैं, जो डेट लिया जाता है, तो उनमें क्या परिवर्तन करने से जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो इफेक्ट करती है। तो वह उसी से रिलेटेड आपकी थ्योरी है। फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि कह रहा है कि परिचालन लीवरेज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो ऑपरेटिंग आपकी जो लीवरेज होता है ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। लीवरेज की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपकी कितने तरह का होते हैं, जो लीवरेज वाले होते हैं ये आपके 3 तरह के रहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ, आप उसकी जो सीरीज आएगी वहाँ अच्छे से डिटेल में समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, जिसको शॉर्ट में ओएल लिखते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज होता है, वित्तीय उत्तोलन जिसे कहा जाता है, और तीसरा हो जाता है कंबाइंड लीवरेज। तो ये आपके 3 तरह के लीवरेज होते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है, इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में आपका परिचालन अनुपात है। सेकेंड वाला है जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज है, वित्तीय उत्तोलन है, इसका जो फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT हो जाता है, ये है इसका फॉर्मूला। और जो कंबाइंड लीवरेज होता है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपका कंबाइंड लीवरेज निकल करके आ जाता है। और लेकिन अगर आपको फॉर्मूले के तौर पर देखना है कि क्या होता है, तो आप यहाँ पर से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। EBIT से EBIT कट जाएगा, क्या बचेगा, C अपॉन EBT, ये हो जाता है आपका कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला। आप इन दोनों को निकाल करके भी कंबाइंड लीवरेज निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT कर दीजिएगा तो भी आपका निकल आएगा। तो ये फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा। न्यूमेरिकल भी आएगा तो भी इसी से सॉल्व होगा। और ये आपके जो 3 फॉर्मूलाज हैं, ये 3 तरह के लीवरेज के ही मेन फॉर्मूलाज हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि परिचालन ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताना है, तो आपने यहाँ पर देख ही लिया।
कौन सा करेक्ट है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया है कि इस तरह से निकाला जाता है कंट्रीब्यूशन, अंशदान होता है। कंट्रीब्यूशन में आपके दो चीजें शामिल रहती हैं, एक हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हो जाता है प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करिएगा तो निकल के आपका कंट्रीब्यूशन अंशदान आ जाता है। वैसे जो बीईपी एनालिसिस वाला चैप्टर है वहां पर भी आपको मैंने बताया था, तो इस तरह से इसको हम निकालते हैं। बाकी चीजें जो होती हैं ईबीआईटी तो आपकी वो रहती है, प्रॉपर्टी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो अर्निंग आपने करी है इंटरेस्ट और टैक्स लेस करने से पहले। और ईबीटी क्या होता है, जब उसमें से हम इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं इसमें से तो निकल के हमारा ईबीटी आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम, उसमें से कौन सा आपका गैर रोकड़ मद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि नॉन कैश आइटम नहीं है, नॉट लगा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन की जब लैंग्वेज आती है तो वहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन कैश तो लिखा है कि कौन से गैर मद, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा है कि नहीं है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान, गुडविल, रिटर्न ऑफ ख्याति का अपलेखन, डेप्रिसिएशन, ह्रास, कैश सेल, नगद विक्रय। तो यहाँ पर नॉन कैश की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो भी नॉन कैश होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी नॉन कैश है और डिप्रिसिएशन भी आपका गैर रोकड़ वही होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ये तीनों जो है आपके, ये तीनों ही क्या है, नॉन कैश आइटम्स हैं, लेकिन जो कैश सेल है वो आपकी कैश आइटम है। तो एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दूसरे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन है ये बहुत पूछा जाता है, तो डिप्रिसिएशन जो किस तरह का इसका आइटम है, किस तरह का एक्सपेंस होता है, तो नॉन कैश आइटम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़े से, ये भी आप पूछ सकते हैं आपसे, तो इनको भी याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं आपके आइटम्स। संपत्तियों पर हिरास जो भी हमने देखा ही, गुडविल हो जाएगी, रिटर्न ऑफ जो भी हम प्रोविजन कर रहे हैं, जो प्राप्य यानी कि ऐसे प्रोविजन, ऐसे ऋण जो कि हमको प्राप्त नहीं होंगे उसके लिए लेनदारों पर छूट का प्रावधान, जो भी हम डेटर्स को या क्रेडिटर्स को किसी भी तरह का डिस्काउंट देते हैं उसके लिए अगर प्रोविजन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपका नॉन कैश आइटम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फाइनेंशियल लीवरेज इज अ ब्लेसिंग वेन, उच्च वित्तीय उत्तोलक तब अच्छा माना जाता है जब द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक होगी। अर्निंग्स आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आय ऋण पूंजी की लागत से कम होगी। अर्निंग्स इक्वल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आय पूंजी की लागत के समान हो। देयर इज इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार की स्थिति है। ये आपको क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, हाई इन्फ्लेशन लीवरेज इज अ ब्लेसिंग में, तो यहाँ पर कह रहा है कि हाई फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है, यानी कि वित्तीय उत्तोलक, अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा ही था। वित्तीय उत्तोलक का क्या फॉर्मूला था इसको निकालने का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये फॉर्मूला था इसको निकालने का हमारा। वो कह रहा है कि जब ये हाई होगा यानी कि ईबीआईटी ज्यादा होगा और ईबीटी कम होगा। तो हाई फाइनेंशियल लीवरेज पे रहता है कि जब इनकम जो होती है, जो आपकी अर्निंग होती है, आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी कि जो भी आपने ऋण पूंजी ली है, डेब्ट आपने लिया है, उससे ज्यादा आपको अर्निंग हो रही है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, हाई फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेनली जो लीवरेज होता है वो यही आपको दिखाता है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपने बनाया है जिस तरह का, उसमें इक्विटी कैपिटल है, जो स्वामियों के ओनर्स की कैपिटल है, उसके साथ डेब्ट के साथ क्या उसका कॉम्बिनेशन है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को आय हो सके। मेन उसका यही निकालने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। जब आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक हो तो उसे अच्छा वित्तीय उत्तोलक कहा जाता है, यानी कि जब जो इनकम होगी वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज्यादा हमारी हो रही है, तो वहाँ पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो वहाँ पर इजीली हम पे कर सकते हैं और हमारे पास अर्निंग भी रह जाती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो वहाँ पर ये सिचुएशन जो होती है वो हाई फाइनेंशियल लीवरेज की कहलाती है। एक आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज तलपट प्रकट करता है एरर ऑफ ओमिशन, छूट जाने की अशुद्धियां, एरर ऑफ कमीशन, लेखे की संबंधी, एरर ऑफ प्रिंसिपल सैद्धांतिक, या फिर बाकी शेषों की। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है बनाया किससे जाता है, ट्रायल बैलेंस आपको बनाया जाता है जो हम लेजर बनाते हैं। लेजर में जो हमने अकाउंट्स रखे होते हैं उन अकाउंट्स में जो बैलेंस निकल करके आता है उन बैलेंस से हम बनाते हैं अपना जो ट्रायल बैलेंस है वो बस तैयार होता है।
तो जब भी हमारी बात कही जाएगी कि किस चीज़ को प्रकट करता है मेनली, तो कहाँ पर अशुद्धियाँ हैं, तो मेनली आपकी जो एरर बैलेंस निकालने में अशुद्धियाँ, बाकी शेषों की अशुद्धियाँ जो होती हैं उनको ही पता किया जाता है कि हाँ ट्रायल बैलेंस से आपके दोनों साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा है, तब देखा जाता है कि क्यों नहीं आ रहा है, तो कौन से अकाउंट में प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि लेजर में कहाँ पर गड़बड़ हुई है, फिर लेजर से हम जाएंगे जर्नल में कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते टाइम कहाँ पर हमसे गलती हो गई है, या जर्नल में लिखने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, गलती हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी अशुद्धियाँ आती हैं वो आ जाएंगी एरर ऑफ बैलेंसेस। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि वैसे तो ये सारी ही हैं चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेन जो आपका आंसर बनेगा वो यही वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि वे अशुद्धियां जिनका प्रभाव तलपट के योगों पर पड़ता है या तलपट में प्रकट होने वाली अशुद्धियां निम्न है। गलत पक्ष में अगर रॉन्ग साइड में आपने पोस्टिंग कर दी, या फिर टोटल निकालने में आपने कोई मिस्टेक कर दी है, किसी अकाउंट को लिखना ही आप भूल गए हैं ट्रायल बैलेंस में, या फिर जब हम टोटल करते हैं उसमें बैलेंस निकालते हैं तो वहां पर हमसे कोई किसी तरह का एरर हो जाता है। तो यहाँ पर ये अशुद्धियां जो होती हैं वो तलपट से इजिली हमको पता चल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, जो परीक्षा जांच हम कर रहे हैं वो क्या कम करती है, वर्क ऑफ एन ऑडिटर अंगेक्षक के कार्य को, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर अंगेक्षक के दायित्व को, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। तो टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस, इसका मीनिंग क्या हो जाती है कि टेस्ट चेकिंग होती क्या है। टेस्ट चेकिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत से अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे कि लेजर है, आपके लेजर में बहुत से अकाउंट बने, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं सब समझा रही हूँ। अब सारे अकाउंट्स को चेक कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपने रैंडमली कुछ अकाउंट्स को उसमें से निकाल लिया, कुछ लोगों के अकाउंट्स को निकाल लिया, उसके बाद आप उन अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, अगर वो सही है तो आप मान लेते हैं कि बाकी के सारे अकाउंट भी करेक्ट होंगे। मेनली आपका जो कैश बुक में एंट्रीज की जा रही होती है उसके लिए यूज किया जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी सारी एंट्रीज जो है वो सही ही होंगी, वो टेस्ट चेकिंग हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि किस चीज को रिड्यूस करती है, तो अंकेक्षक के कार्य को रिड्यूस करती, कम करती, उसकी लायबिलिटी कम नहीं होती है। टेस्ट चेकिंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो लायबल नहीं है, उसकी जो लायबिलिटीज बन रही हैं वो बन रहेंगी अपनी जगह ही। अगर वो टेस्ट चेकिंग में किसी तरह की गलती करता तो लापरवाही उसकी है, उसके लिए भी उसका दायित्व बनता है। तो यहाँ पर जो रिड्यूस करती सिर्फ उसके काम को रिड्यूस करती है। एक आंसर होगा ऑप्शन है। और ये अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट चेकिंग किस पर डिपेंड होती है, तो अगर वहां पर उस संस्था में रूटीन चेकिंग हो रही होगी, कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा होता है, तो वहां पर ये चेकिंग बहुत ही सही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which policy of working capital management the permanent current asset are financed by shortly term financing, कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की किस नीति के अंतर्गत स्थायी चालू समिति का वित्तीयकरण लघुकालीन वित्त के द्वारा किया जाता है। कंजर्वेटिव पॉलिसी, रूढ़िवादी नीति, अग्रेसिव पॉलिसी, उग्रवादी नीति, मॉडरेट पॉलिसी, सामान्य नीति, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त नीति। सारी नीतियां जो दे रखी है वो सही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो ये सब आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के में ही आएंगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, ये आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने शामिल किया है। यहाँ पर कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है उसमें जो हमारी परमानेंट करेंट एसेट होती है उसको जो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस से फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो करेंट एसेट होती है या फिर वर्किंग कैपिटल होती है मेनली, तो वर्किंग कैपिटल जो होगी उसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सोर्सेज से फाइनेंस किया जाता है। लॉन्ग टर्म से भी करते हैं कुछ कभी कभी, और जो शॉर्ट टर्म है उससे तो किया ही जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल होती है मेनली आपकी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा उसका मेथड होता है, तो आपकी एग्रेसिव पॉलिसी कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको रिपीट कराया है ये क्वेश्चन। ये जो कैश बुक होती है उसके अकॉर्डिंग अगर फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, इंग्लिश में नहीं तो ध्यान में रखिए कि कैश बुक का अगर आपका फेवरेबल बैलेंस आ रहा है तो वहां पर क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जो बच्चे इंग्लिश से हैं उनको ध्यान में रखने के लिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो कैश बुक होगी उसमें आपका मेनली डेबिट बैलेंस ही रहता है। मेनली क्या यही माना ही जाता है कि हमेशा उसका डेबिट बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि रिसीट साइड बड़ा रहता है और डेबिट साइड क्या होता है, रिसीट साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें।
The cost of asset is 60,000. The scrap value will be 25% at the end of 10 years. If straight line method of depreciation is followed, the rate of depreciation is संपत्ति की लागत 60,000 है, 10 वर्षों के अंत में स्क्रैप मूल्य 25% होगा। यदि मूल ह्रास की सीधी रेखा विधि का पालन किया जाता है तो मूल ह्रास की दर क्या होगी? 7.5%, 9%, 10%, 15%। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि डिप्रिसिएशन कितना होगा, यहाँ पर आपसे पूछा है डिप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं पूछा, डिप्रिसिएशन का रेट आपको निकालना है, तो उसके लिए पहले हमको डिप्रिसिएशन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकालने के लिए जो उसका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी आपकी एसेट होती है उसकी लागत हो जाएगी, माइनस हो जाती है स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 25% बताई गई है। अपॉन में क्या आ जाता है, जो उसकी लाइफ साइकिल होता है वो आ जाता है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आ जाती है कि कितनी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर बताई हुई है, कितनी दे रखी है, 10 ईयर्स की दे रखी है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 60,000 लिख लीजिए यहाँ पर। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 25% स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। 60,000 का 25% यहाँ पर निकाल लेते हैं। 60,000 का 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? तो जब इस आगे क्वेश्चन आया, आप लोगों को अगर नहीं कैलकुलेशन आती है जल्दी से करना, तो 25 से करिएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 से करिएगा 60,000 को, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, 15,000 आ जाएगा। इस तरह से क्या करिए, जल्दी हो जाता है। अपॉन में आ जाएगा 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 5 में से बन जाएगा 45 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। अभी क्या निकल करके आ गया हमारा 4500, ये निकल करके हमारा डिप्रिसिएशन आया है। अब इस डिप्रिसिएशन से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, रेट निकालेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालना है, ऊपर क्या होगा, डिप्रिसिएशन रख दीजिए जो भी आपने निकाला था, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगी लाइफ जो उसकी है, कितनी दे रखी है, 60,000 की, वो लाइफ आ जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में निकलता है डिप्रिसिएशन, तो आपका जो रेट होता है वो परसेंटेज में निकलेगा, तो यहाँ पर इनटू 100 करें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 चला जाएगा। अब 6 से हमको 45 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद कितनी बार जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, 10.5%। तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में आपसे डिप्रिसिएशन ना पूछा हो, रेट डिप्रिसिएशन का निकालना पूछा हो, किस मेथड से निकाला गया है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उससे निकाला गया है, सीधी जो मूल्य पद्धति होती है, मूल्य ह्रास की सीधी रेखा विधि, उससे निकाला गया है ये। तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, जिससे कि आप बाद में जब एग्जाम टाइम में इसको रिवाइज कर सकें इजली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू। लागत नियंत्रण लेखा विधि में सामग्री की सामान्य क्षति को डेबिट किया जाता है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लागत लाभ हानि खाता, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर खाता बही नियंत्रण खाता, फाइनेंशियल गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, निमित्त माल खाता बही नियंत्रण खाता, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कारखाना और परिवहन नियंत्रण खाता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो लागत नियंत्रण लेखा विधि होती है उसमें जो मटेरियल का वेस्टेज होगा उसे हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो उसे हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, तो वेस्टेज जो होगा उसे हम डेबिट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है इतना डीपली ना पूछे, लेकिन मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया था कि अगर बाई चांस पूछता है तो आपको चीज पता होनी चाहिए कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा और डिटेल भी इसकी देख सकते हैं कि कारखाना और परिवहन नियंत्रण खाता और परिवहन खर्चे के निर्माण से संबंधित खाता है, जिसमें अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उनकी राशियों को ही डेबिट किया जाता है, और सामग्री की सामान्य क्षति को भी हम इसमें ही डेबिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपल्सरी। कौन से अधिनियम के अंतर्गत जो अंकेक्षण होता है वो अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट
2013 बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑडिट कंपलसरी होगा वो आपका होता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये जो एक्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी संख्या कहाँ पर बताई गई है, कम है, या फिर जो कंपनी है उसमें मैक्सिमम या मिनिमम मेंबर्स बताए गए हैं, तो किस के अकॉर्डिंग है, तो वो कंपनीज अधिनियम में ही बताए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। तरलता के मापन की दो मुख्य माप हैं, स्टॉक एंड डेटर टर्नओवर रेशियो, स्कंद तथा देनदार आवर्त अनुपात, करंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, चालू अनुपात तथा परिचालन अनुपात, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, चालू अनुपात तथा तरल अनुपात, कॉस्ट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ अनुपात। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लिक्विडिटी होती है, तरलता क्या होगी, तरलता का मीनिंग हो जाता है कि आप पास ज्यादा से ज्यादा कैश या फिर कैश के इक्विवेलेंट, जिसको क्या आप तुरंत ही कैश में चेंज कर सके, इस तरह का कितना आपके पास अवेलेबल है तरलता, उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कौन से जो आपके रेशियोज होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, टू बेसिक। तो कौन से हो जाते हैं, तो ये आपके लिक्विडिटी रेशियो ही कहलाते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये लिक्विडिटी रेशियो ही होते हैं। कैसे निकालना है आपको पता है, कई बार मैं आप लोग को सिखा भी चुकी हूँ कि लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है, करंट रेशियो कैसे निकलता है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑपरेटिंग रेशियो इज संचालन अनुपात है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात है, एक्टिविटी रेशियो क्रियाशीलता अनुपात है, सॉल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता अनुपात है, नन ऑफ द अबव उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो संचालन अनुपात जो होता है वो किस तरह का रेशियो होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कई तरह के रेशियोज होते हैं, ये नाम आपने देख ही लिए हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, कौन कौन से रेशियो आते हैं, तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाता है, साथ में आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, यहाँ पर रिटर्न ऑन प्रॉफिटेज फंड आता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इस तरह के आते हैं जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहलाते हैं। एक्टिविटी रेशियो उसी में ही आपका ऑपरेटिंग रेशियो भी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग रेशियो या फिर नेट ऑपरेटिंग रेशियो दोनों ही इसी का ही हिस्सा होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। एक्टिविटी रेशियो क्रियाशीलता अनुपात होते हैं, इसमें आ जाता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है। आप लोग कहिए तो इस पर एक सारे रेशियोज जो हैं एक बार मैं आप लोग को पढ़ा दूं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। क्लासेस में ही वीडियो ऐड हो जाएगी, तो सारे रेशियोज एक साथ आप सारे फॉर्मूलाज वहां पर देख लीजिए कि कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट करिएगा अगर इस पर आपको एक वीडियो अलग से चाहिए है तो। स्टॉक टर्नओवर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाता है। इसके अलावा और भी काफी रेशियोज हैं जिसका हिस्सा होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में हो जाएगा आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाता है, यहाँ पर डेट कैपिटल रेशियो आ जाता है, इसमें तो ये सॉल्वेंसी हो जाता है। तो यहाँ का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है। If sales are 3 lakh, gross profit is 1/3 on cost, purchases are 2,50,000 and the closing stock is 50,000. तो ओपनिंग स्टॉक विल बी, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक की, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। ऐसे निकालना है तो क्वेश्चन में आपको सेल बता रखी है, सेल से हम पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अगर हम जो है निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम इजी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉफिट पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो सेल दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 1/3 दे रखा है कॉस्ट का, कॉस्ट का 1/3 है, ये एक हो गया हमारा प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन बता रहा है, और 3 हो गई हमारी कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये प्रॉफिट को और कॉस्ट को, तो क्या बनती है, सेल बनती है। सेल क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। यहाँ तक कितना समझिएगा कि सेल क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। अब हमें पता चल गया है कि अगर हमारा 1 रुपये प्रॉफिट होगा तो 4 रुपये क्या होगी, हमारी सेल होगी। अब यहाँ पर हमको सेल की वैल्यू भी दे रखी थी 3 लाख की, अब इससे हमारा इजी निकल आएगा प्रॉफिट। तो 3 लाख क्या है ये हमारा, अपॉन में 4 कर दीजिए, इनटू हो जाएगा 1, तो हमारा निकल करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 7 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा, 75,000 हमारे निकल करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बहुत से तरीके होते हैं निकालने के, अब इसको सॉल्व करने जाते हैं आप तो आपका 33.33 में आ जाता, तो उसके बाद आप तो और कंफ्यूज हो जाते हैं किसे कैसे सॉल्व करना है। ये सबसे इजी मेथड है,
बस इसको तोड़कर समझ लीजिए, आपको इजी समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 75,000 हमको पता चल गया। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए तो शॉर्ट में COGS लिखते हैं। सेल में से जो 3 लाख की हमारी सेल गिवन है उसमें से अगर हम इसको लेस कर देते हैं जो 75,000 है, तो हमारी क्या निकल करके आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ जाएगी। लेस करिए, कितना आएगा, 2,25,000। 2,25,000 हमारा निकल करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, जो कि हमको चाहिए थी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला हमें पास गिवन है उसी से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर वैसे तो आप लोग का जो मेथड होता है, अभी मैं उसको भी बता दूंगी, जो निकालने का तरीका होता है आपका कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक कैसे पहुंचना, उसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर हमको निकालना होगा। तो हम जो हमारे पास परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आई है, उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको, और लेस कर देंगे उसमें से हम परचेज अपना। तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर 2,25,000 है, लिख लीजिए, प्लस हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है कितना, 50,000 का लिख लेंगे। उसमें से लेस हम कर देंगे परचेज जो क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 का। तो निकल के हमारा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पे आ जाएगा आपका 2,75,000। अब लेस करेंगे इसमें से 2,50,000 तो निकल करके हमारा आएगा 25,000, और यही 25,000 क्या है, हमारी ओपनिंग स्टॉक है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालने को कहेगा, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको अच्छे से कहीं पर अलग नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। अच्छे से अगर आपने समझा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें निकालना है। लेकिन आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ये पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनती है, ओपनिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीजें आपको जब अच्छे से पता होंगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको कैसे सॉल्व करना है। वैसे आपको सिर्फ 3 चीजें निकलना आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आ गया, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आ गई, और साथ में ओपनिंग स्टॉक भी निकालना आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को बता देते हैं कि कैसे निकाली जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर वैसे पूछेगा अलग अलग, इसमें जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती उसे कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है हमारा, उसमें हम परचेजेस को ऐड कर देते हैं। जो हमारा क्रय दे रखा होगा क्वेश्चन में उसको ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, तो निकल के हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। इसी से आपका क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बनाया था। क्योंकि प्लस माइनस करना ही है, आपको ध्यान में रखना है कि किस तरफ चला जाएगा, दूसरा निकल करके बाहर आ जाएगा तो प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा। बस इसी को ध्यान में रख करके आप इसमें से सारी चीजें निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं, परचेज भी, और क्लोजिंग स्टॉक भी, और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हैं। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो, आपको मेथड और समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है, कंपलसरी, वॉलेंट्री, ऑप्शनल, पीरियोडिकल। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता, वो वॉलेंट्री होता है। अगर चाहे तो कराए, ना चाहे तो ना कराए। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म होगी उसका ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जो कंपनी अगर कह रहा है कि कोई कंपनी होती है तो उसका ऑडिट होगा, कंपलसरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन। कौन सा एकीकरण लेखांकन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 है, 8 है, 10 है या फिर 14 है। तो यहाँ पर अमलगमेशन का 14 है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो AS 14 है वो कौन सा होता है, अमलगमेशन, एकीकरण से रिलेटेड, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 60,000 देन अमाउंट ऑफ करंट एसेट विल बी। यदि चालू अनुपात 2.5 है, कार्यशील पूंजी 60,000 है, चालू संपत्ति होगी। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, करंट एसेट निकालनी है। बहुत बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कैसे निकाली जाती है।
जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, करंट एसेट कितनी निकल करके आएगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ दे भी नहीं रखा है, एक ही चीज बताई गई है, आकर्षित पूंजी से निकालना है। एक आंसर क्या होगा इसका कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस इज गारंटीड इन, न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन रहता है। ये भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन। रोहन प्रीमियम स्कीम में, इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम स्कीम में, गैंट टास्क प्रीमियम स्कीम में, हाउस प्रीमियम स्कीम में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूनतम मजदूरी होती है यानी कि मिनिमम इतनी जो वेजेस होगी वो मिलनी ही मिलनी है, तो वो किसमें इसकी गारंटी रहती है, तो आपकी जो हाउस प्रीमियम स्कीम है वहां पर इसकी गारंटी रहती है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा आपसे, इतना हाँ पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि जो टाइम रेट मेथड है वो किसका है, या पीस रेट मेथड किसका है। तो पीस रेट मेथड ही ज्यादा पूछता है, और पीस रेट जो है वो यानी कि जितने बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, पीस के अकॉर्डिंग, पर पीस के अकॉर्डिंग मिलती है। तो ये आपकी टेलर की दी हुई है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। एक का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे थे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।